So, hello and welcome you all to Wise IAS, your true companion in UPSC preparations. We are in the series of Indian polity, and this is the part 2 of the lecture. In the previous part of this video, we have done the governor, prime minister, and the chief minister. तो कंपैरेटिवली हमने स्टडी किया था कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की पावर्स कहाँ तक सिमिलर हैं और गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स कहाँ तक सिमिलर है और उनका जो पोजीशन है वो कहाँ तक सिमिलर है. In this second part, we are going to do with the Central Council of Ministers and the State Council of Ministers. In the governance, the Council of Ministers plays very important part. तो बेसिकली हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारे पीएम साहब हैं और हमारे सीएम साहब हैं, दे एंजॉय वेरी वास्ट पावर्स. अब बेसिकली पीएम और सीएम कहां से बनते हैं? हमने देखा था कि पीपल elect their representatives. So people elect their representatives. Out of those representatives, पीएम सिलेक्ट करे जाते हैं और सीएम सिलेक्ट करे जाते हैं. पीएम वो होते हैं जो कि हमारा सेंट्रल लेजिस्लेशन में, या हम कहें कि लोकसभा में, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को अपॉइंट करा जाता है पीएम. और जो हमारा स्टेट असेंबली होती है उसके अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को अपॉइंट करा जाता है सीएम. तो बेसिकली पीएम और सीएम अकेले तो काम नहीं कर सकते. सारे काम पीएम करते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर, सीएम करते हैं गवर्नर के नाम पर. और क्या ये अकेले पूरे के पूरे काम कर सकते हैं? नहीं. तो इतने सारे काम करने के लिए इनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो हमारे इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स में से ही होते हैं. तो बेसिकली एक टीम हम बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, as the case may be. In the case of center, prime minister, and in the case of state, chief minister. Right? तो हम शुरू करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से. The Constitution of India provides for a parliamentary system of the government modeled on the British pattern. हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश पैटर्न से इंस्पायर्ड है. The Council of Ministers headed by the Prime Minister is the real executive authority in our political administrative system. यानी कि The Council of Ministers, मैंने बोला पीएम के केस में सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, तो पीएम के केस में जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. राइट? तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. The principles of parliamentary system of government are not detailed in the constitution. अब ये किस तरीके से होंगे इसको बहुत डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन करने की ना तो जरूरत थी और ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक्सप्लेन करा गया. बट टू आर्टिकल्स, आर्टिकल 74 एंड 75, तो हमारा आर्टिकल 74 और 75 जो है डील विद देम इन अ ब्रॉड, स्केची एंड जनरल मैनर. यानी कि हमें एक रूपरेखा दे दी गई आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में. आर्टिकल 74 जो है डील्स विद द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वाइल आर्टिकल 75 जो है डील्स विद द अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पांसिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरीज ऑफ द अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स. अब बहुत हैरानी की बात है कि मिनिस्टर्स के बारे में बहुत डिटेल नहीं देगी, पर उनके अलाउंसेस, सैलरी या ये सारी चीजें, ओथ वगैरह क्या होगी ये डिटेल में बता दी. यानी कि कहीं ना कहीं एक स्केच हमें बता दिया कि इस तरीके से अपॉइंट तो आप कर ही लोगे, इस तरीके से ये बन तो जाएंगे ही, और उसके आगे जो प्रोसीजर चलेगा, जिस तरीके से वो बनेंगे, वो हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में. अब आर्टिकल 74 बेसिकली कहता क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम देखेंगे. आर्टिकल 74 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. अब कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली बताया गया देयर शुड बी अ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हिच इज टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
that central council of minister that central council of minister is to aid and advise the president. There shall be a council of ministers with the prime minister at the head as the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of the function acts and accordance with such advice. However, the president may require the council of ministers to reconsider such advice, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हमारा सी कॉम, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये हेडेड बाय दी, इसका हेड कौन होगा? पीएम साहब। अब पीएम साहब हेड होंगे, ये क्या करेंगे? ये एड और एडवाइस करेंगे। एड करेंगे किसको? प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब को कि भैया ऐसे करो ऐसे करो। अब प्रेसिडेंट साहब को इनका जो है एड पसंद नहीं आया, तो उन्होंने बोला भैया इसको रिकंसिडर करो। रिकंसिडर करने के बाद जब दोबारा एड करा जाएगा, जब दोबारा एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, तो ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस, द वर्ड हियर इज शैल, ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, राइट? The advice tendered by the ministers to the president shall not be inquired into any court. अब ये जो एडवाइस दिया गया भैया, इसके ऊपर कोई कोर्ट क्वेश्चन नहीं करेगा कि तुमने ऐसा एडवाइस क्यों दिया, या फिर तुमने ये जो एडवाइस दिया था उसमें तुमने इस तरीके से क्यों एक्ट करा, राइट? आर्टिकल 75 जो कहता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, अदर प्रोविजन में इनकी ओथ, सैलरीज, ये सारी चीजें आएंगी। फर्स्ट पॉइंट, द मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and the other ministers shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. अब प्राइम मिनिस्टर को भैया अपॉइंट कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, ये हमने पढ़ा। अब बाकी के जो मिनिस्टर्स होंगे वो हमें बताएंगे पीएम साहब। अब पीएम साहब अपनी टीम, क्योंकि काम करना है अल्टीमेटली पीएम को काम करना है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्रिकेट टीम हो, आप मोहल्ले में अगर क्रिकेट खेल रहे हैं और आपकी एक क्रिकेट टीम है, आपको बना दिया गया कैप्टन, आपको कैप्टन बना दिया गया और आपको बोला गया कि आप चूज कर लीजिए अपने 10 खिलाड़ी, राइट? तो आपने मिस्टर ए बी सी व्हाटसोएवर, ए बी सी डी ई एफ जी, इन लोगों को सिलेक्ट करा। तो क्या आपसे पूछा जा सकता है कि आपने एक्स वाई जेड को सिलेक्ट क्यों नहीं करा? नहीं, क्योंकि काम आपको करना है, आपको जीतना है, आपको अपनी क्रिकेट टीम को, जो आपकी टीम है, उसको जिताना है। तो प्लेयर्स अगर आपकी पसंद के होंगे, वो आपकी कमांड को मानने वाले होंगे, तो मिनिस्टर्स भी तो पीएम सिलेक्ट करेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली पीएम को ही काम करना है और विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो मिनिस्ट्री दी जाएगी इनको, जो डिपार्टमेंट्स दिए जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बताएंगे प्रेसिडेंट को, अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ही, पर बताएंगे पीएम साहब कि भैया इनको ये मिनिस्ट्री दो, इनको होम मिनिस्ट्री दो, इनको डिफेंस मिनिस्ट्री दे दो, राइट? Point number 2, the total number of ministers, including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha. The provision was added by the 91st amendment of the 2003. अब जो टोटल स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल आपकी क्रिकेट में आपके 11 प्लेयर्स होंगे, टोटल स्ट्रेंथ जो है वो बता दी कि मैक्सिमम इतने प्लेयर्स हो सकते हैं, राइट? बाकी स्टैंड बाय पे आप रखना चाहें तो कुछ रखिए, राइट? तो इसी तरीके से 15% की जो टोटल स्ट्रेंथ है, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, जितने भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा हैं, राइट? जितनी भी सीट्स इस टाइम पे लोकसभा में हैं, उसका 15% आपके मिनिस्टर्स बन सकते हैं, राइट? अ member of either house of the parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister. अब हमने एंटी डिफेक्शन लॉस के बारे में देखा था, एंटी डिफेक्शन लॉस के बारे में एक शेड्यूल भी देखा था। तो उन ग्राउंड्स के ऊपर अगर किसी मिनिस्टर को एंटी डिफेक्शन के ऊपर लोकसभा से एक्सपेल कर दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली वो मिनिस्टर से भी एक्सपेल हो जाएंगे। द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब पीएम अगर प्रेसिडेंट के प्लेजर पे चलते हैं, तो मिनिस्टर्स भी तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे चलेंगे, जब प्रेसिडेंट चाहे उनको बर्खास्त कर सकते हैं, राइट? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मिनिस्टर्स आर द मेंबर ऑफ लोकसभा। अब वो रिस्पॉन्सिबल भी किसको रहेंगे? लोकसभा को।
द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ्स ऑफ द ऑफिस टू द सीक्रेसी ऑफ अ मिनिस्टर। अब इनकी जो ओथ दिलवाई जाएगी ये दिलाएंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट किसी भी हाउस का फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। अब मान लीजिए कोई एक मिनिस्टर है 6 महीने से ज्यादा तक, 6 महीने से ज्यादा तक वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, तो भैया वो मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे उसके बाद, राइट। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ अ मिनिस्टर शैल बी डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट। इनकी जो सैलरी अलाउंस होगा वो पार्लियामेंट डिटरमिन करेगी कितनी सैलरी इनको मिलेगी। आर्टिकल 77 बताता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये हमने पढ़ा था, कोई भी काम होगा प्रेसिडेंट साहब के नाम पर होगा। Orders and other instruments made and executed in the name of the president and president shall be authenticated in such manner as may be specified in the rules so made by the president। यानी कि इनको ऑथेंटिसिटी, हर एक पेपर पे तो प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे, तो इसको ऑथेंटिसिटी कैसे मिलेगी? वो पार्लियामेंट के रूल्स बनाए जाएंगे, पार्लियामेंट रूल्स बनाएगी किस तरीके से प्रेसिडेंट के नाम का असेंट या ऑथेंटिसिटी किसी भी डॉक्यूमेंट को मिलेगी। Further, the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not in order of the instrument made or executed by the president। अब मान लीजिए उस ऑर्डर में नहीं किया ऑथेंटिकेट, तो भैया इसको भी क्वेश्चन में नहीं लाया जा सकता। ऑथेंटिकेट तो किया ना, चाहे उस तरीके से नहीं किया पर किया ना, राइट। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and for the allocation among the ministers of the said business। प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो रूल्स बना सकते हैं कि किस तरीके से आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली कंडक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 78 बताता है ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्या ड्यूटी रहेगी, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के पास ये पार है कि सारे डिसीजंस उनको जो है पीएम बताएंगे। इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन। जो भी प्रेसिडेंट इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वो उनको देनी पड़ेगी, राइट। इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट द कंसिडरेशन of the council of minister any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। यानी कि किसी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले लिया पर जिसको कंसिडर नहीं किया गया था काउंसिल के द्वारा। आर्टिकल 88 कहता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउसेस। अब मिनिस्टर्स का हाउस के मेंबर होने की वजह से और उनके मिनिस्टर होने की वजह से कुछ अधिकार होते हैं हाउस के ऊपर। द मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक, बोलने का अधिकार, एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। या तो उस हाउस में जिसके वो मेंबर है या दूसरे हाउस में जिसके वो मेंबर नहीं है, या दोनों हाउस अगर एक साथ भी बैठे तो उसमें भी वो अपने विचार रख सकते हैं। and any committee of the parliament of which he may be named as a member but he shall not be entitled to vote। यानी कि किसी भी कमेटी में अगर उसको मेंबर बनाया गया तो उसमें भी वो बोलने का अधिकार रखते हैं पर उनका वोट का अधिकार यहाँ नहीं होगा। अब इनको जो ओथ दिलवाई जाएगी वो हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट दिलवाएंगे, राइट। ओथ में ये क्या क्या स्वेयर करेंगे, टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, गुड। टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक। टू फेथफुली एंड conscientiously discharge the duties of his office and to do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will। ठीक है भैया, ऐसा हमने पिछली बार भी पढ़ा था। इन हिज ओथ ऑफ सीक्रेसी, ये स्वेयर ये भी करते हैं कि ऑफिशियल कैपेसिटी में, इनके प्रावधान में, इनकी जानकारी में कोई भी जानकारी लाई जाएगी तो उसको वो लीक आउट नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स, तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या क्या होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एज अ टीम इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो अगर हम एज अ टीम काम कर रहे हैं, आपकी अगर क्रिकेट टीम है, आपकी अगर एक क्रिकेट टीम है तो उस क्रिकेट टीम की बदौलत आपका पूरा एज अ टीम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
एज अ फुल टीम आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और हर एक इंडिविजुअल मेंबर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में द फंडामेंटल प्रिंसिपल underlying the working of the parliamentary system of the government is the principle of collective responsibility. Article 75 clearly states that the council of ministers is collectively responsible to the lok sabha. तो एज अ टीम क्योंकि ये लोकसभा के लिए काम करते हैं, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। This means that all the ministers own jointly responsibility to the Lok Sabha for all their acts of omissions and commissions। जो उन्होंने कर दिया या जो वो भूल गए, उन दोनों की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। They work as a team and swim and sink together। एक साथ ही तैरेंगे और एक साथ ही डूबेंगे। When the Lok Sabha passes a no confidence motion against the Council of Ministers, all the ministers have to resign, including those ministers who are from the Rajya Sabha। तो अगर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया, तो इन सबको रिजाइन करना पड़ेगा। वो मिनिस्टर्स जो लोकसभा के मेंबर हैं और वो मिनिस्टर जो राज्यसभा के मेंबर हैं, सबको रिजाइन करना पड़ेगा। ओके, टाटा, गुड बाय, राइट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट to dissolve the Lok Sabha on the ground that the House does not represent the views of the electorate faithfully and call the fresh elections। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कह सकते हैं कि भैया हमारा रिप्रेजेंटेशन जो लोगों का है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो और दोबारा से इलेक्शंस करवाइए। द प्रेसिडेंट मे नॉट ऑब्लाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट हर बार उनकी बात माने ऐसा जरूरी नहीं है। हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। जब लोकसभा के मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, लोकसभा के अंदर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है, तो प्रेसिडेंट उनको ऑब्लाइज करे या ना करे ये उसकी मर्जी होगी। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो मीन्स दैट द कैबिनेट डिसीजंस bind all cabinet ministers and other ministers even if they different in the cabinet meeting। It is the duty of every minister to stand by cabinet decisions and support them both within and outside the parliament। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी की पूरी कैबिनेट को वो लोकसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी कैबिनेट को सपोर्ट करें। If any minister disagrees with the cabinet decision and is not prepared to defend it, वो सपोर्ट तो नहीं कर रहा भैया, उसको बचा भी नहीं रहा, अगर कैबिनेट के ऊपर कोई आरोप या प्रत्यारोप लग रहे हैं उसको बचा भी नहीं रहा, ही मस्ट रिजाइन, तो उस मिनिस्टर को भैया रिजाइन करना पड़ेगा। बेसिकली एज अ क्रिकेट टीम आप अगर स्कोर नहीं कर सकते, आप दूसरी टीम के स्कोर ना हो ऐसा काम तो कर सकते हैं। अपने स्कोर गेन नहीं कर रहे हो पर दूसरे के डिफेंड भी नहीं कर रहे हो दूसरी टीम के, राइट। तो बेसिकली आपको उस टीम में रहने का अधिकार ही नहीं। इसी तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर को जब लोकसभा में उनके ऊपर आरोप या प्रत्यारोप लग रहे हैं, अगर वो पार्टिसिपेट करके अपना पक्ष नहीं रख रहे या फिर जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं आप उनको डिफेंड नहीं कर रहे, तो आपको भैया मिनिस्टर रहने का कोई अधिकार नहीं। यू शुड रिजाइन। Several ministers have resigned in the past owing to the differences with the cabinet। और कुछ लोग गुस्से में भी रिजाइन कर जाते हैं कि भैया कैबिनेट तो हमारी बात नहीं मान रही, हम नहीं मानेंगे, हम अडिग हैं, जैसे हमारी सोच है हम वैसे ही चलेंगे, तो भैया हम रिजाइन देते हैं। अब आ जाइए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 75 also contains the principles of individual responsibility। It states that the minister hold office during the pleasure of the president, which means that the president can remove a minister even at the time when the council of ministers enjoy the confidence of the Lok Sabha। यानी कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास लोकसभा में कॉन्फिडेंस है तब भी एक मिनिस्टर को ओके टाटा गुड बाय बोला जा सकता है, बाय बाय बोला जा सकता है। प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि भैया तुम रिजाइन करो। However, the president removes a minister only on the advice of the prime minister। जब पीएम साहब बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि भैया इनको निकालो, in case of a difference of opinion or dissatisfaction with the performance of a minister। जब उस मिनिस्टर के डिफरेंट ओपिनियन हो
या उसकी परफॉर्मेंस से पीएम साहब जो है डिससेटिस्फाइड हो, द प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क हिम टू रिजाइन। प्राइम पीएम जो है वो बोल सकते हैं कि आप प्रेसिडेंट को रिजाइन दो, उस मिनिस्टर को बोल सकते हैं या प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप इनको भैया निकालो, ये मेरे कहने पे तो मान नहीं रहे हैं, ये मेरे कहने पे तो रिजाइन दे नहीं रहे हैं, तो भैया प्रेसिडेंट साहब आप ही प्लीज इनको निकाल दो। बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर द प्राइम मिनिस्टर कैन इंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके से जब एक मिनिस्टर को निकाला जाएगा तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेंटेन करी जा सकती है। Therefore, unless and until we create the office of the ENDO, that office with statutory authority to nominate and dismiss the members, there can be no collective responsibility. यानी कि जब हम एक इंसान को ना निकाल पाए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है और उस एक गंदी मछली को हम अगर बाहर नहीं निकाल सकते तो हमारी सारा का सारा तालाब गंदा हो जाएगा, सारी मछलियां गंदी हो जाएंगी, सारे मिनिस्टर्स खराब हो जाएंगे। अगर एक मिनिस्टर खराब है उसको भैया उठा के बाहर फेंको, अगर एक मिनिस्टर खराब है उसको उठाकर बाहर फेंको ताकि सारे के सारे मिनिस्टर्स जो सही हैं वो उसकी वजह से खराब ना माने जाएं। तो इस तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मिनिस्टर को निकालने से अचीव करी जा सकती है। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्रिटेन, एवरी ऑर्डर ऑफ द किंग फॉर एनी पब्लिक एक्ट इज काउंटर साइंड बाय अ मिनिस्टर, राइट। तो कोई भी राजा का आदेश हो वो काउंटर साइन होता है मिनिस्टर के द्वारा। ब्रिटेन में if the order is in the violation of any law, the minister would be held responsible and would be liable in the court. अगर वो किंग का ऑर्डर जो गलत था तो मिनिस्टर ने क्योंकि उसके ऊपर साइन करे थे तो मिनिस्टर को माना जाएगा कि वो गलत है। The legally accepted principle in Britain is the king can do no wrong. यानी कि राजा कुछ गलत नहीं कर सकता, ऐसा प्रिंसिपल वहां चलता है, यहाँ नहीं। Hence he cannot be sued in any court. ठीक है, तो उसको किंग को किसी भी कोर्ट में स्यू नहीं करा जाएगा, मिनिस्टर को पकड़ा जाएगा। In India, on the other hand, there is no provision of the constitution for the system of the legal responsibility of a minister. It is not required that an order of the president to be a public act should be countersigned by a minister. तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है भैया, ठीक। Moreover, the courts are barred from inquiring into the nature of advice rendered by the minister to the president. तो इंडिया में बल्कि जो प्रेसिडेंट को मिनिस्टर्स एडवाइस देते हैं उसके ऊपर भी कोर्ट अपना चर्चा नहीं कर सकती कि ये एडवाइस सही दिया था या गलत दिया था। और प्रेसिडेंट ने जो एक्ट कर दिया उसके ऊपर तो वैसे भी मिनिस्टर साइन नहीं करेगा, तो मिनिस्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आने का सवाल ही नहीं उठता। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमने बड़े जल्दी से बड़े अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करे इसके बारे में। अब हम करेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो बेसिकली the difference between the central council of minister or state council of minister is only of the articles, the article numbers, right। तो देखा जाए तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है दैट इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। मैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तुरंत बाद इसीलिए शुरू कर रहा हूं ताकि आपको इन दोनों में कंफ्यूजन ना रहे। बोथ आर वेरी मच सिमिलर। अगर कोई डिफरेंस होगा तो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, पर अगर हम 4 लेक्चर्स के बाद इसको करेंगे तो हमारा वो चीज डाउट बन जाएगी। तो इस वजह से कंपैरेटिव स्टडी इन चीजों की बहुत जरूरी है। जब भी आप सेंट्रल लेजिस्लेचर का या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का या सेंट्रल जुडिशरी का, सेंट्रल जुडिशरी बोले तो ओनली योर सुप्रीम कोर्ट, दैट इज एट द सुप्रीम लेवल, राइट। बिकॉज उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट जजेस की, दैट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। और हाई कोर्ट जजेस की या हाई कोर्ट जजेस की भी प्रेसिडेंट करते हैं वैसे तो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के जो भी जजेस होते हैं दैट इज अपॉइंटेड बाय, दोज आर अपॉइंटेड बाय योर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बेसिकली उस चैप्टर को हमने क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो स्टेट द्वारा हो रही है, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो सेंटर द्वारा हो रही है। हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, राइट। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को हमने सेंट्रल के पार्ट में डाला, जो हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट पढ़ेंगे उसमें डाला, और हाई कोर्ट को या लोअर कोर्ट्स को हमने इधर डाला, राइट।
अब हम पढ़ेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। The Constitution of India provides for the parliamentary system of the government in the states of the union pattern on the same union pattern. जैसे कि यूनियन में रहेगा वैसे ही स्टेट्स में रहेगा. The Council of Ministers headed by the Chief Minister is the real executive authority in the political administration system of the state. The Council of Ministers in the state is constituted and function in the same way as the Council of Ministers at the center. The principle of parliamentary system of government are not detailed in the constitution. जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल का जो पार्ट था वो डिटेल्ड प्रोविजंस नहीं दी गई, उसी तरीके से स्टेट के लेवल के भी जो डिटेल्ड प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं. पर दो आर्टिकल्स यहां भी आ गए, 163 और 164. 163 जो कहता है स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 164 जो कहता है सेम एज ऑफ सेंटर सैलरीज अलाउंसेस और ये क्वालिफिकेशंस की बात करेगा. 163 के बारे में अगर बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, वहां प्रेसिडेंट को करा था, यहां गवर्नर को करेंगे. तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड. वहां प्राइम मिनिस्टर हेड थे, यहां चीफ मिनिस्टर हेड है. टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, वहां प्रेसिडेंट को एड एडवाइस करना था, यहां गवर्नर को करेंगे. इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस except in so far as he is required to exercise his functions in his discretion. If any question arises whether the matter falls within the governor's discretion or not, decision of the governor shall be final. क्या कोई मैटर गवर्नर के प्रावधान में, गवर्नर के परव्यू में आएगा या नहीं आएगा, तो गवर्नर उस पर डिसाइड करेंगे कि हाँ भैया ये मेरे परव्यू में आता है या नहीं आएगा. गवर्नर द्वारा कुछ भी किया गया क्वेश्चन में नहीं किया जाएगा कि ऐसा उनको करना चाहिए था या ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था. द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर शैल नॉट बी क्वेश्चन. राइट. तो जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया था, उसको किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से गवर्नर को जो एड एंड एडवाइस करा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करा जाएगा. आर्टिकल 164 कहता है अदर प्रोविजंस एज टू द मिनिस्टर्स. द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. अब यहां क्या है भैया, यहां कुछ स्टेट्स की एक्सेप्शंस दी गई हैं, उसके अलावा सीएम जो है वो अपॉइंट करेंगे गवर्नर. अदर मिनिस्टर्स इनको भी कौन अपॉइंट करेंगे, गवर्नर. इनको कौन अपॉइंट करेंगे, गवर्नर. ऑन द एड और ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम. ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सीएम गवर्नर जो है बाकी के मिनिस्टर्स भी अपॉइंट करेंगे. द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, इस केस में भी 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो असेंबली का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है. राइट. A member of either house of the state legislature belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection. तो एंटी डिफेक्शन के ग्राउंड पे अगर कोई मिनिस्टर जो है यहां से एक्सपेल करा गया, असेंबली से एक्सपेल करा गया, तो माना यह जाएगा कि वो मिनिस्टर के ऑफिस से भी एक्सपेल कर दिया गया. द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. तो गवर्नर जब चाहे इनको निकाल सकेगा. The Council of Ministers shall be collectively responsible to the State Legislative Assembly. वहां लोकसभा, यहाँ State Legislative Assembly. The Governor shall administer the oath and of the office, यानी कि जो गवर्नर है ये ओथ दिलवाएंगे सभी मिनिस्टर्स को. राइट. A minister who is not a member of the state legislature for any period of 6 months consecutively, 6 महीने तक अगर एक मिनिस्टर जो है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो भैया वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा. द सैलरीज एंड अलाउंसेस जो हैं इनके वो डिटरमिन करे जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा.
आर्टिकल 166 बात करता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, यानी कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट शैल बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। गवर्नर के नाम पे सारे एक्शंस होंगे। गवर्नर के नाम पे जो भी एक्शंस होंगे, गवर्नर बताएंगे कि वो एक्शंस, वो रूल्स बना सकते हैं कि वो एक्शंस किस तरीके से ऑथेंटिकेट किए जाएंगे, राइट। गवर्नर रूल्स बना सकते हैं कि वो मोर स्मूथली बिजनेस कंडक्ट किस तरीके से किया जाएगा। ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द गवर्नर shall be authenticated in such manner as may be specified in the rules to be made by the governor। ही बनाएंगे वो rules, right। Further, the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground कि ये उस तरीके से नहीं किया गया। गवर्नर जो है रूल्स बना सकते हैं स्मूथली बिजनेस कंडक्ट करने का। आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी क्या रहेगी कि कम्युनिकेट करना गवर्नर को स्टेट के डिसीजंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन जो कि गवर्नर ने मांगी थी, और ऐसे इंफॉर्मेशन फर्निश करना जो गवर्नर मांगेगा कि किसी मिनिस्टर ने प्रपोजल जो है उस पर डिसीजन ले लिया, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उस प्रपोजल पे डिसीजन ले लिया विदाउट डिस्कशन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 177 जो है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट द हाउस, तो मिनिस्टर्स के अधिकार हाउस के संबंध में ये डिस्कस करता है। मिनिस्टर्स शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, बोलने का अधिकार है, उनमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार है असेंबली के किसी भी हाउस में, अगर दो हाउसेस हैं तो, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की कोई भी कमेटी बनाई गई है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। पर उनमें ये जिनमें इनका नाम है उन कमेटीज में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। अब इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे होगी भैया, वही क्रिकेट टीम का एग्जांपल लें। क्रिकेट टीम का एग्जांपल लें तो इनकी अपॉइंटमेंट कैप्टन द्वारा होगी। इनकी अपॉइंटमेंट जो है सीएम जो है वो इनके नेम प्रेस्क्राइब करेंगे, नाम बताएंगे गवर्नर को कि कौन कौन सा मिनिस्टर मुझे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में चाहिए। अब मान लीजिए कोई मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर दिया गया, पर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं था, अगर दो हाउसेस हैं तो, या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर बनना होगा। अब जो मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस में वोट नहीं करेगा, वो उस हाउस में वोट करेगा जिसका वो मेंबर है, पर पार्टिसिपेट किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में कर पाएगा। अब इनकी ओथ देखें तो ओथ जो है वो गवर्नर दिलाएंगे टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत बढ़िया, ये सेम था। टू फेथफुली एंड conscientiously discharge the duties of his office, ये भी सेम। to do right to all manner of people in accordance with the constitution and the laws without fear or favor of action or ill will, बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम, राइट। अब ओथ ऑफ सीक्रेसी भी ये लेंगे, उसमें भी इनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में या अदरवाइज भी इनको अगर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन ध्यान में लाई जाए, उस इंफॉर्मेशन को ये लीक आउट नहीं करेंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इनकी भी 3 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो एज अ टीम, एज अ क्रिकेट टीम, जैसे हमने उसमें डिस्कस करा कि एज अ क्रिकेट टीम you are responsible to both the houses, you are responsible for all the acts done जो कि आपने एक साथ करे, उन सारे एक्ट्स के लिए यू आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपने अगर अकेले कुछ काम ऐसा कर दिया जिसने कि सारे तालाब को गंदा कर दिया, आप एक अकेली अगर गंदी मछली है तो आपको उठा के बाहर फेंका जा सके, बाकी मिनिस्टर्स के ऊपर दोष ना लगे, उनकी छवि गंदी ना हो, इसलिए उस एक मिनिस्टर को जिसकी छवि खराब है उसको बाहर निकाल सकते हैं। इट इज अबाउट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, as at the center there is no provision for the in the constitution for the system of legal responsibility of the minister. It is not required that an order of the governor for a public act should be countersigned by a minister. Same. Moreover, the courts are barred from inquiring the nature of advice tendered by the ministers to the governor. बिल्कुल सेम जिस तरीके से गवर्नर को एड एंड एडवाइस मिनिस्टर्स करेंगे, उसी तरीके से सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी। अब उस एडवाइस को किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, राइट? तो अब क्वेश्चन तो किया नहीं जा सकता, तो भैया लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की, राइट? तो इस लेक्चर में दिस वाज द पार्ट 2, पिछले लेक्चर का दिस वाज द पार्ट 2। इसमें हमने स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अच्छे से कवर करा। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। आई होप आप सबने ये क्लियरली समझा होगा। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, राइट? तो बड़े अच्छे से यू कैन इजीली मेक योर कंसेप्ट्स क्लियर। यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। इसको 2x पर लगा के सुनिए, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड जो है वो एडजस्ट कीजिए, so that you can make all your concepts clear by listening to this video again and again, right? तो अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे, हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज अबाउट योर लेजिस्लेशन प्रोसेस। इसको भी हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, राइट? तब तक के लिए लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन से हमारा क्या है, जो भी हमने अब तक पढ़ा वो हम रिवाइज कर पाएंगे या हम क्लैरिटी ले पाएंगे कि क्या हमने वो ढंग से पढ़ा, राइट? तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीलिमिनरी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 फॉर टुडे इज व्हाट आर द responsibility what are the responsibilities of the council of ministers at both the union as well as state level? So you just have to list down the various responsibilities of the ministers at the union as well as your state level. तो बेसिकली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है जो कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीम, एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको वो लिस्ट डाउन करनी है, उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है और उनकी नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखना। द क्वेश्चन 2 फॉर योर theory point of view or your means examination point of view. अब बेसिकली देखा जाए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये टर्म कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बहुत इलेबोरेट प्रोसीजर तो नहीं दिया गया, बहुत इलेबोरेट प्रोसीजर नहीं दिया गया, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टू एड एंड एडवाइस द president. The council of minister is to be headed by the prime minister of or the chief minister. तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सिलेक्शन के लिए इलेबोरेट प्रोसीजर नहीं दिया गया है, राइट? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इस वजह से इतने ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा इस वीडियो के पहले पार्ट से मेल खाएगा। तो बेसिकली
हमने उस पार्ट में करा था गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, राइट? The second question is in relation to your PM and CM. The Prime Minister, प्यार से हम PM बोलेंगे, और CM, PM और CM is the face of people of India. Comment. अब बेसिकली PM और CM के जो इलेक्शंस हैं, every person who cast a vote participates in the election of PM or CM. फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी जी को अगर पीएम बनाना हो तो हम डायरेक्टली अगर उनके लिए वोट नहीं कर सकते, अगर हम उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो तभी डायरेक्टली उनके लिए वोट कर पाएंगे। पर अगर हम उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं है, उनकी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करके हम उनकी पार्टी को जिता सकते हैं, और अल्टीमेटली दैट पार्टी जो अपना फ्लोर के ऊपर, हाउस के फ्लोर के ऊपर अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर दे, उसके लीडर को पीएम और स्टेट के केस में सीएम बना दिया जाता है। तो नो वन पार्टिसिपेट्स इन द पीएम और सीएम इलेक्शंस। डायरेक्टली हम पार्टिसिपेट नहीं करते। पीएम अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, पीएम अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और सीएम अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और उस इंसान को पीएम और सीएम बनाया जाता है जो फ्लोर के ऊपर अपनी मेजॉरिटी जो है वो प्रूफ कर सके, जो फ्लोर के ऊपर, हाउस के ऊपर, हमारी लोकसभा के अंदर और सीएम के केस में स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अपना मेजॉरिटी प्रूफ कर दे। अगर उस इंसान को, या मान लीजिए गवर्नर और प्रेसिडेंट, उनको अगर लगे कि कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है या कोई क्लियर फेस लीडर का नहीं है, तो वो किसी भी इंसान को पीएम और सीएम बना सकते हैं, हमने ऐसा पढ़ा था। और उस इंसान को अपनी मेजॉरिटी जो है वो टाइम बाउंड मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन for your prelims point of view is, in the oath of PM या CM, which statement is not there? A, to bear true faith in the Constitution of India. B, to do the acts without fear or favor. To not to hold any office of profit. All of the above. तो बेसिकली हमने देखा था कि टू नॉट टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये जो प्रोविजन है हमने ओथ के अंदर पीएम या सीएम को नहीं दिलवाई। अदरवाइज दिस प्रोविजन इज देयर, पर ये ओथ के अंदर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज योर सी। क्वेश्चन नंबर 2 for your prelims point of view. अब
प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं वो मायने रखती हैं जो कि आपके प्रेजेंट कंटेक्स्ट से मेल खाएं, जो कि आपके करंट अफेयर से मेल खाएं। तो अभी अभी हमारे कंट्री के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो प्रोसीजर फॉलो करा गया वो काफी चर्चा में था, राइट? तो द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट is administered by the CJI, Chief Justice of India, Vice President, Sitting President या फिर प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली प्रेसिडेंट की ओथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा एडमिनिस्टर करवाई जाती है। सो द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब द oath of CJI is administered by। अब बेसिकली हमने चाहे ये टॉपिक अभी तक कवर नहीं करा है, पर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं ये क्वेश्चन यहां डाल रहा। पीएम, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट? देन नेक्स्ट इज योर प्रेसिडेंट, या फिर नो ओथ is taken by CJI. This question is also in relation to your current affair। अभी रिसेंटली हमारे इंडिया में जो है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं, डॉक्टर यू और जस्टिस यू ललित। उनकी ओथ जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर कराते हैं, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 4, the maximum strength of the Council of Ministers is 10%, 20%, 40%, 15%। वी नो, हमने अभी पढ़ा इट्स 15%, राइट? So this was all for today. You can watch this video again and again to make your conceptual clarity, right? See you in the next lecture. Thank you. Bye bye.